Hello everyone, welcome to the Manu Law classes in the session of daily news analysis. Today is 11th of November 2024. I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. We are going to discuss two topics for in the today's session. So just start with this topic, and this topic has been covered by the Hindu in its today's article. So आज हम बात करेंगे how lightning dots प्रिवेंट लाइटनिंग स्ट्राइक्स। आप सबने देखा होगा या कई बार आपने न्यूज़ में सुना होगा कि लाइटनिंग की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइटनिंग की जो इवेंट्स होती हैं, वो लार्ज स्केल लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करती हैं। अब इसका जो मैकेनिज्म है, इस पर हम आज समझ लेते हैं कि इसका कैसे ये वर्क करता है और कैसे ये अफेक्ट करता है, इसके बचने के क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं साइंटिफिकली। So let's start with this. Here you can see the lightning strike. This kind of event takes place like this. So इस तरह से इनके इवेंट्स होते हैं। अच्छा, अब देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या इसके बेसिक से पॉइंट्स हैं। तो लाइटनिंग की अगर हम बात करें तो ये और इसके कॉजेज क्या हैं, इनके बेसिस पर हम सारा का सारा अपना फोकस रखेंगे आज के इस सेशन में। ठीक है, क्या क्या हमारे पास पॉइंट में। तो लाइटनिंग है क्या, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज लाइटनिंग। तो ये है कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। क्या है ये? जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाती है, जनरेट हो जाती है, उसका डिस्चार्ज होता है। ये मींस जो स्काई है, स्काई के अंदर जो क्लाउड्स होते हैं, वहां से जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है वो डिस्चार्ज होता है बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स in a cloud and the ground. So it means जो क्लाउड्स हम देख लेते हैं वहां से, और जो अर्थ है ना, यहाँ पर अब जो हमारे पास में ट्रीज भी हो सकते हैं, ट्रीज भी हो सकते हैं, या कोई और बिल्डिंग्स हो सकती हैं। तो यहाँ से ये क्या है, जो क्लाउड्स हैं ये अपने आप में चार्ज्ड हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज है। तो ये इसको रिलीज करने के लिए अपने आप को डिस्चार्ज करते हैं, और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो ट्रांसफर हो जाती है ग्राउंड की तरफ। इसी को हम लाइटनिंग की स्ट्राइक बोलते हैं। सो दिस इज लाइटनिंग स्ट्राइक, जिसमें क्या काम हो रहा है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो क्लाउड से ग्राउंड की तरफ मूव कर रही है। क्यों, कैसे अकर होता है? इट अकर्स व्हेन इलेक्ट्रिकल चार्जेस, क्या इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो कहां पर बने थे, क्लाउड में बने थे, बियॉन्ड द इंसुलेटिंग कैपेसिटी ऑफ एयर। तो अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि अगर वो क्लाउड्स में थे तो अचानक से क्यों हुए? वो तो हर समय होना चाहिए फिर। मींस देखो होता क्या है, अभी जहां पर हम खड़े हुए हैं, हम आप बैठे हुए हैं, हमारे आसपास में जो एयर है, एयर एक इंसुलेटर का भी काम करती है। लेकिन अब अगर यहाँ पर कोई पर्सन है, ठीक है, यहाँ पर कोई पर्सन है, और है ना, ये जो पर्सन है, अगर इसके आसपास में जो एयर है, ये जो एयर है इसके आसपास, इसके अराउंड में, है ना, ये एयर, इस एयर का जो इंसुलेशन है, इंसुलेशन इसका एक लिमिट तक ही उस क्लाउड से आने वाली इलेक्ट्रिसिटी को रोक सकता है, कंट्रोल कर सकता है, एक लिमिट तक। मींस ऐसा नहीं कि आपने मान लीजिए नॉर्मल शूज पहन रखे रबर के। नॉर्मली रबर जो है इंसुलेटर है अगेंस्ट एनर्जी, या मैं कहूँ हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अगेंस्ट में। तो आपने नॉर्मल शू अगर पहन रखे हैं और आप सोचें कि उससे आप 1 लाख वोल्ट वाली जो इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी बड़ी लाइन होती हैं ग्रिड वाली, या 33,000 केवी की जो लाइन है, आप सोचें कि वो उससे भी आपके नॉर्मल शूज इंसुलेट कर लेंगे? नहीं, नॉर्मल लेवल की जो लाइट होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, उससे इंसुलेट कर लेंगे। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा पावर की होगी तो हमारे वो शूज हैं वो फेल कर जाएंगे। सो वैसे ही जो एयर है हमारे चारों ओर, ये फेल कर जाती है, तो क्लाउड से आने वाले जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं वो पहुंच जाते हैं फिर कहां तक, वो पहुंच जाते हैं ग्राउंड तक। अब ग्राउंड तक कब पहुंचते हैं? तो देखो, जो क्लाउड्स के अंदर जो एनर्जी होती है वो पहुंच जाती है 3 मिलियन वोल्ट्स पर मीटर।
जब इस रेंज में निकल जाते हैं तो एकदम बहुत तेजी के साथ में वो एनर्जी नीचे स्ट्राइक करती है। लाइटनिंग सीक्स पाथ ऑफ एटलीस्ट लीस्ट रेसिस्टेंस टू द ग्राउंड। अच्छा, इसीलिए आपने देखो, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। अभी हमने एक ट्री का एग्जांपल लिया था, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हमेशा कैसा रास्ता ढूंढती है कि उसको रास्ता मिले जहां से वो इजीली पास हो सके, है ना। तो इसीलिए होता क्या है कि जहां से उसको सबसे कम रेसिस्टेंस मिलेगा, सबसे इजी पाथ मिलेगा, तो ये जो ट्रीज होते हैं ग्राउंड से काफी ऊंचे होते हैं, बिल्डिंग्स ग्राउंड से काफी ऊपर होती हैं। ऐसे समझो कि देयर इज अ पाउंड, कोई पाउंड है, उसमें बहुत सारे लोग अभी सिंक कर रहे हैं, डूब रहे हैं। उसमें से लोग ऐसे करके हाथ कर रहे हैं, अपने आप को बोल रहे हैं कि मेरे को कोई बचा लो। जिसका हाथ सबसे ऊपर होगा, बचाने वाले के पास जिसका हाथ होगा, सबसे पहले उसी को पकड़ करके बचा लिया जाएगा। वैसे ही जो चीज सबसे ऊपर इसको मिलेगी आने वाली इलेक्ट्रिसिटी को, तो सबसे पहले उसी के थ्रू वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी ग्राउंड में। इसीलिए कहा जाता है कि बरसात के मौसम में कभी भी ट्रीज, प्लांट्स, उनके नीचे नहीं बैठना चाहिए जब इलेक्ट्रिसिटी या ये जो लाइटनिंग की जो इवेंट्स होती हैं उनसे अगर हमको बचना है। तो आप खुले आसमान के नीचे रह सकते हैं, बट जहां पर इलेक्ट्रिक पोल्स हों, आपके साथ पास जो है प्लांट्स हों, तो उनसे हमेशा हमको दूर रहना होता है। तो यही उसका कारण है कि वो प्लांट्स या ट्रीज इन सबको ढूंढते हुए उस रास्ते से ग्राउंड में जाती है वो। अच्छा, अब बात आती है कि क्या इसका कोई हमारे पास में कोई मीन्स इसका प्रिकॉशन है हमारे पास, क्या हम इससे बच सकते हैं? हाँ, इससे बचते हैं, और इसको कहा जाता है लाइटनिंग कंडक्टर या लाइटनिंग रॉड्स। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारी बिल्डिंग्स के ऊपर एक इस तरीके की एक रॉड लगी होती है, इस तरीके की रॉड लगी होती है ना। तो होता क्या है, ये बिल्डिंग के बहुत ऊपर होती है, इट मींस क्लाउड्स के नजदीक आ जाती है, पास आ जाती है, और जो इलेक्ट्रिसिटी उसमें होती है क्लाउड्स में, वो इसके थ्रू, ये कॉपर की होती है, और इसमें से अंदर वायर ले जा करके कहाँ रख दिया जाता है, उसको ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया जाता है, अर्थ के अंदर उसको बहुत अंदर तक दबा दिया जाता है। तो होता क्या है, जो एनर्जी आसपास के किसी ट्री को स्ट्राइक कर सकती थी, किसी ह्यूमन को स्ट्राइक कर सकती थी, किसी बिल्डिंग को स्ट्राइक कर सकती थी, वो इसके थ्रू कहाँ पहुंच गई, वो पहुंच गई ग्राउंड में। और ग्राउंड जो अर्थ है हमारी, वो ऐसे समझ लो बहुत ज्यादा नेगेटिवली चार्ज है। तो उस इतनी बड़ी बकेट है वो हमारी अर्थ के, आसमान से आने वाली सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसलिए अर्थ से वापस कभी करंट आने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। अर्थ की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है जो कभी भी नहीं भरने वाली, है ना। अब आते हैं, तो ये जो लाइटनिंग रॉड्स होती हैं, लाइटनिंग कंडक्टर होते हैं, अपने उस पॉइंट वाले एरिया में, जैसे ये है ना, तो यहाँ पर एक आयोनाइज्ड एरिया क्रिएट हो जाता है यहाँ पर। तो आसपास की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो क्लाउड्स में होती है, एयर में होती है, वो सब इसके थ्रू नीचे ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। सो इनको इसी तरीके से, इस एनर्जी को, इस इलेक्ट्रिसिटी को जमीन में, अर्थ में ट्रांसफर करने के लिए डिजाइन किया जाता है। अच्छा, तो ये आपको चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे ये काम करता है, कि जो स्ट्राइक्स होती है वो फ्लो कर जाती है और सीधी सीधी नीचे चली जाती है। तो अर्थ कैसा काम करती है, एज ए वर्चुअली इनफाइनाइट रिजर्वायर। तो इतना बड़ा रिजर्वायर है अर्थ के ऊपर से, आसमान से, क्लाउड से कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आएगी वो सबको क्या कर लेगा, उस सबको एब्जॉर्ब कर लेगी। दूसरा, पोटेंशियल फॉर लाइटनिंग टू एवेड रॉड्स। क्या पोटेंशियल है हमारे पास में, इसकी अगर आप बात करेंगे तो बेसिक से पॉइंट्स हैं कि लाइटनिंग कैन एवेड अ रॉड। मींस सिंपल बात है कि ऐसा नहीं कि आपने अगर अपनी छत पर, घर पर, बिल्डिंग पर जो लाइटनिंग रॉड है अगर उसको इंस्टॉल कर दिया तो इट मीन्स आप 100%, 1000% सेफ हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। मींस जो लाइटनिंग रॉड अभी हम जिसकी बात कर रहे थे, उसको भी एवेड करके कहीं दूसरी जगह से वो इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है। कैसे जा सकती है, उसके कारण कि ये जो लाइटनिंग रॉड है अगर ठीक से इंस्टॉल नहीं हुई, इसका जो रेसिस्टेंस है बहुत ज्यादा है, इसके अंदर लगा हुआ कॉपर का मटेरियल है मान लो यहाँ पे,
इसमें बहुत ज़्यादा क्या आ गया, रस्टिंग आ गई, इस पर जंग लग गई, तो वो जो है इंसुलेशन हो गया इस पर, तो वो ट्रांसफर ही नहीं हो पा रही एनर्जी। या अंदर जो रॉड है उसके अंदर जो वायर लगा वो ऐसे करके अगर मुड़ गया, सीधा सीधा नहीं है, अगर वो ऐसे सीधा सीधा जा रहा है तो नो प्रॉब्लम, अगर उसने यू शेप में उसके अंदर मुड़ गया वो, तब क्या होगा। ऐसी सिचुएशन में सपोज करो यहाँ से नेगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ आया किसी कंडीशन में, बहुत सारी साइंटिफिक कंडीशंस होती हैं, और उसी समय ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी आई, दोनों आपस में टकरा गए। सो देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ सिचुएशंस, फैक्टर्स which can evade the passing of this lightning towards the ground। तो ऐसी सिचुएशन में ये हो सकता है कि ये सब लगा होने के बावजूद भी जो लाइटनिंग है वो उसके थ्रू ना जाने के मींस उसके थ्रू ना जाए लाइटनिंग रॉड के थ्रू, बट इट कैन डिस्ट्रॉय द पीपल, प्रॉपर्टी, लाइव्स और ट्रीज, उनको अफेक्ट ये कर सकती है बहुत ही ज्यादा लेवल पर। तो इसीलिए जब ये इंस्टॉल किए जाते हैं तो बहुत ही अच्छे से डिजाइन, जो इंजीनियर्स के द्वारा डिजाइन होते हैं, ऐसे लाइटनिंग रॉड्स को यूज किया जाता है। क्या क्या इसके डेंजर्स हैं ऑफ लाइटनिंग रॉड्स के, क्या डेंजर हो सकते हैं इसके, अपने इसके खुद के भी डेंजर्स हैं। वो क्या है कि लाइटनिंग रॉड्स देयर कनेक्टेड सिस्टम मस्ट बी डिजाइंड सेफली कंडक्ट लाइटनिंग इनटू ग्राउंड विदाउट कॉजिंग इलेक्ट्रिकल आर्क्स और शॉर्ट सर्किट्स। मींस हमारे पास आ रहा है, सपोज करो जो लाइटनिंग रॉड है उसी से आपकी बिल्डिंग की कोई और चीज कनेक्ट कर दी आपने, सपोज करो आपकी बिल्डिंग का ये पिलर है ना, जिस पर आपने अपनी बिल्डिंग को बनाया, आपने इस लाइटनिंग रॉड को इंस्टॉल किया, इसी में से वायर आपने इससे भी टच हो गया आपका गलती से अंदर ही अंदर, तो और भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये उस बिल्डिंग के लिए। तो इन सारी चीजों का भी ध्यान रखा जाता है। स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी, इसके लिए हमारे पास में इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन है जो लाइटनिंग वगैरह से रिलेटेड इसको कैसे इंस्टॉल करना चाहिए, व्हाट आर इट्स बेसिक गाइडलाइंस, साइंटिफिक गाइडलाइंस क्या हैं, तो उन सब के लिए हमारे पास में क्या है, ये बहुत सारी गाइडलाइंस प्रोवाइड कराता है इंजीनियर्स को, लाइटनिंग रॉड के मैन्युफैक्चरर्स को, दैट हाउ दे शुड डिजाइन द लाइटनिंग रॉड्स so they can secure the people, lives of people and the property। ठीक है। तो अच्छा, अब एक चीज यहाँ पर आ रही है कि ये जो क्लाइमेट चेंज है, अब हम आते हैं इस बात पर कि जब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो लाइटनिंग की इवेंट्स हैं वो ग्रो कर रही हैं, बढ़ रही हैं, और उसकी वजह से जो थ्रेट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। ग्लोबली अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों की डेथ होती है, मैं कहूंगा अराउंड 30,000 पीपल की ग्लोबली डेथ होती है, 30,000 पीपल की ग्लोबली डेथ होती है एवरी ईयर। अगर 2022 का डेटा हम देखें तो कि 30,000 पीपल अराउंड जो है वर्ल्ड में लाइटनिंग की स्ट्राइक से मारे गए थे। इंडिया में अगर हम बात करें तो 3,000 people in 2022 prompting calls for lightning to be declared natural disaster। तो ये डिजास्टर की भी मांग की कि भाई जब नेचुरल डिजास्टर की तरह, मींस अगर किसी की डेथ हुई, किसी की बिल्डिंग गिर गई लाइटनिंग की वजह से, तो था तो ये नेचुरल ही इवेंट। तो इंडिया में तो 3,000 पीपल की डेथ हुई थी 2022 में, इसीलिए लोगों ने फिर ये भी डिमांड की थी कि लाइटनिंग से जो लोगों की डेथ होती है उसको माना जाए नेचुरल डिजास्टर, जिससे कि लोग इजीली जो फाइनेंशियल हेल्प होती है गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, या लोगों की जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह होती हैं उनको क्लेम करने में लोगों को प्रॉब्लम ना आए। सो दिस वाज द आर्टिकल रिगार्डिंग लाइटनिंग। नेक्स्ट है हमारे पास में वर्ल्ड का फर्स्ट CO2 टू मेथनॉल प्लांट। तो वर्ल्ड का पहला ऐसा प्लांट अभी इंडिया में लगाया गया है और उसने काम करना स्टार्ट कर दिया है, जो क्या करेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और ये कहाँ लगाया गया है, NTPC का एक प्लांट है जिसका नाम है विंध्याचल प्लांट। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, इस प्लांट का जो विंध्याचल प्लांट है इंडिया के बहुत ही फेमस उसमें है ये स्टेट में, ठीक है, उस स्टेट का आप मेरे को नाम बता दीजिए कमेंट में, या अपने पास में नोट कर लीजिए कि वर्ल्ड का
ये जो फर्स्ट प्लांट है जो CO2 से मैथनॉल प्रोड्यूस करेगा वो इंडिया के किस स्टेट में और किस डिस्ट्रिक्ट में लगा है। अब आ जाते हैं हम इसकी अदर टेक्निकल जो है पॉइंट्स पर। ठीक है, ये क्या करेगा कि फर्स्ट टाइम थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ CO2 क्या करेगा, ये बहुत सारी फैक्ट्री से जहां पर कोल बर्न होता है, फ्यूल बर्न होता है, बहुत सारी CO2 निकलती है, उस CO2 को यूज कर लेंगे, हम उसको कैप्चर कर लेंगे बहुत सारी फ्यूल से, उसमें मिक्स करेंगे फिर हम हाइड्रोजन। ठीक है, पानी ले लेंगे, पानी में से हम इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद उन दोनों को, हाइड्रोजन और CO2 को हम मिक्स करेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे बनेगा हमारे पास में मैथेनॉल। ठीक है, ये मैथेनॉल यहां से प्रोड्यूस होगा। क्या है, अब आते हैं इसके अंदर की थोड़ी सी अदर डिटेल्स पर। अबाउट CO2 टू मैथेनॉल, ये जो कन्वर्जन है कैसे होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड का कैप्चर, कहां से लाएंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे प्लांट्स हैं जहां पर कोल फ्यूल वगैरह बर्न होता है, या हमारी एयर में भी तो बहुत सारी CO2 है, उसको यूज कर लेंगे। तो CO2 तो हमारे पास वर्ल्ड में अनलिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। ठीक है, हम भी तो अभी जब जो ब्रीदिंग कर रहे हैं तो बहुत सारी CO2 निकाल रहे हैं, तो उसको भी यूज कर लिया जाएगा, किसके लिए, मैथनॉल के प्रोडक्शन के लिए। हाइड्रोजन का प्रोडक्शन, हाइड्रोजन कहां से लाएंगे, तो देखो हाइड्रोजन अपने आप में पहले से ही रिन्यूएबल एनर्जी है, लाइक सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, तो इससे भी, और ना ही इससे कोई पॉल्यूशन होता है, तो वो प्रॉब्लम भी हमको होने वाली नहीं है। तो हाइड्रोजन कहां से करेंगे हम, कि वाटर को यूज कर लेंगे। आप सबको पता होगा कि वाटर का जो फॉर्मूला होता है H2O, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स, ये टू का मतलब है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या एक लिखो या मत लिखो फिर भी वन ही माना जाता है, और ऑक्सीजन का वन एटम या वन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसमें से क्या करेंगे, पानी में से हाइड्रोजन को हम सेपरेट कर लेंगे और मिक्स कर देंगे CO2 के साथ में। ठीक है, सो इन दोनों को मिक्स करके बनेगा हमारे पास में मैथेनॉल। अच्छा, जब मैथेनॉल की सिंथेसिस होगी, कैप्चर्ड CO2 मिक्स्ड विद द हाइड्रोजन, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, कुछ और भी केमिकल्स वगैरह उसमें मिलाए जाएंगे, और तब हमारे पास में अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में हमारे पास में मैथेनॉल का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा करना क्यों चाह रहे हैं हम, क्यों बनाना चाह रहे हैं हम मैथेनॉल, मैथेनॉल बनाने के लिए हमारे पास में बहुत सारा, जैसे कि जो फार्मर्स का प्रोड्यूस होता है उसमें से भी बन जाता है, जो कॉर्न के प्लांट्स होते हैं वहां से भी बन जाता है मैथेनॉल, लेकिन इस प्रोसेस को हम क्यों करना चाहते हैं, क्या वर्ल्ड को बेनिफिट्स होंगे, आइए उन पॉइंट्स को हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास में इसके पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, जो CO2 है, कार्बन है, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल बहुत बड़े अमाउंट में एक गैस है। इसको अगर हम, बिकॉज हो क्या रहा है, जो बाइक्स चल रही हैं, कार चल रही हैं, जितने व्हीकल्स चल रहे हैं, मींस जहां कहीं भी फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहे हैं, जहां कहीं भी कोई गैस है, जो जैसे CNG हो गई, ये सब बर्न हो रहे हैं, उनसे अल्टीमेटली निकल क्या रहा है, CO2। तो हम एयर से, ऐसे बहुत सारे प्लांट से, या जो है फार्मर्स का जो वेस्ट होता है फार्म्स का, या जो लाइफ स्टॉक का वेस्टेज होता है, सब जगह से हमको CO2 मिल जाती है। सो उस CO2 को हम कंज्यूम कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे, और उस मेथनॉल से, इस यूज से क्या होगा कि रिड्यूस इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट के जो सेफ्टी है वो इंक्रीज होगी। रिन्यूएबल फ्यूल मींस ना तो CO2 कभी खत्म होने वाली और ना ही कभी हाइड्रोजन खत्म होने वाला, तो बड़ी आसानी से हम मैथेनॉल का प्रोडक्शन कर पाएंगे जो हमेशा उपलब्ध रहेगा। एनर्जी स्टोरेज, जैसे हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही रिस्की होता है, क्योंकि इसमें जरा सा भी अगर इग्निशन हुआ तो बहुत बड़े लेवल का क्या होगा, ब्लास्ट होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के बॉम्ब बनते हैं, है ना। तो जबकि जो मैथनॉल है, मैथनॉल का जो स्टोरेज है और ट्रांसपोर्टेशन है, वो इन कंपैरिजन विद हाइड्रोजन
बहुत इजी है, इसलिए इसको बड़ी आसानी से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक से दूसरी जगह पर और उसको हम स्टोर कर सकते हैं। प्लस हमारे पास में अच्छा खासा वर्सेटाइल फीड स्टॉक हो जाएगा। तो मेथनॉल इज वाइडली यूज्ड, मींस फीड स्टॉक का मतलब है कि हम इस मेथनॉल को एज ए फ्यूल तो यूज कर ही पाएंगे, बट इसको हम एज ए फीड स्टॉक भी यूज कर पाएंगे। भाई इससे तो बाय जो मींस जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर व्हीकल सेक्टर उसमें यूज हो जाएगा, लेकिन मेथनॉल जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में बेसिक रॉ मटेरियल की फॉर्मेट में यूज होता है, तो वहां पर भी यूज होगा। जैसे बहुत सारे केमिकल्स के बनाने में इसका यूज होता है, सॉल्वेंट्स की फॉर्म में यूज होता है, बहुत सारी चीजों को उनमें सॉल्व करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए, जैसे पेंट इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। सपोर्ट प्लास्टिक इंडस्ट्री में, प्लास्टिक बनाने में इसमें बहुत अच्छा खासा यूज होता है। सपोर्टिंग अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज, इट मींस इंडिया में कई टाइप की इंडस्ट्रीज को इससे बूस्ट मिलेगा, उनको रॉ मटेरियल की सप्लाई अच्छे से मिल जाएगी, हमें बाहर से भी क्या नहीं करना पड़ेगा, इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है इससे। अब अगर हमने इतनी बात कर ली तो हम ये तो देख लें कि ये मेथनॉल है क्या। सो मेथनॉल एक कलरलेस, एक वॉलेटाइल लिक्विड है, ठीक है, और बहुत ही स्वीट पंजिन इसकी जो है ओडोर होती है, जैसे कि एथाइल अल्कोहल में होती है ना। और क्या है इसमें, इसी को हम वुड अल्कोहल भी कहते हैं, क्योंकि लकड़ी वगैरह जो होती है उससे अच्छा खासा प्रोडक्शन इसका होता है, उसको गला करके सड़ा करके। तो कंप्लीटली मिक्स विद वाटर, इसकी एक खासियत है कि पानी में बिल्कुल ऐसे मिक्स हो जाता है कि पता ही नहीं चलता। कैसे? बिकॉज मेथनॉल भी है तो एक टाइप का एल्कोहल, एल्कोहल ही तो है भाई। एल्कोहल जब लोग बियर पीते हैं, शराब पीते हैं, या तो होता क्या है, वो वाटर में बड़ी आसानी से मिक्स हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि ये वाटर में कैसे मिक्स हो गया और कितना मिक्स हो गया। सो ये बहुत इजी है, वाटर में मिक्स भी हो जाता है। दूसरा, इसके प्रोडक्शन की हम बात करें तो इसका जो मेथनॉल का प्रोडक्शन है बेस्ड ऑन डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एक्स और हाइड्रोजन, इनके मिक्सचर से ये बनता है। तो कार्बन हम अब ले लेंगे जो है एनवायरनमेंट से, और हाइड्रोजन हमारे पास एनवायरनमेंट में ही बहुत सारी है, और ओशियंस में इतना सारा वाटर है जिसमें बहुत सारी हाइड्रोजन है, हम उसको यूज कर सकते हैं। और फिर इसको हम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में व्हीकल के फ्यूल की फॉर्मेट में भी धीरे धीरे यूज कर पाएंगे। क्या बेनिफिट होंगे? लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर इस तरीके से हम बनाएंगे तो मेथनॉल का जो प्रोडक्शन है क्या है, काफी लोअर कॉस्ट इसमें लगती है। तो अदर फ्यूल के कंपैरिजन में कैसा है, एक अल्टरनेटिव फ्यूल हमारे लिए बन जाएगा पूरे वर्ल्ड के लिए। इम्प्रूव्ड सेफ्टी, इसकी जो फ्लेमेबिलिटी है वो कम होती है अदर फ्यूल के रिगार्डिंग में। जैसे हम बात करें ATF, एयर टरबाइन फ्यूल, मैं बात करूं पेट्रोल की, इन सब के कंपैरिजन में इसकी फ्लेमेबिलिटी कम होती है, तो इसलिए इसको ट्रांसपोर्ट करना, स्टोरेज करना, है ना, ये सब क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इजी होता है सबके लिए। सो इंक्रीज्ड एनर्जी सिक्योरिटी। सो अभी हम पूरे वर्ल्ड से, मीन्स हम बात करें स्पेशली ईरान से, इराक के से, सऊदी अरबिया से, रशिया से या कतर से, यहाँ से हम बहुत सारा क्रूड ऑयल मंगवाते हैं। हमारी सारी के सारा जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में कहूँ कि इंडिया का सारे सेक्टर्स डिपेंड है किस पर, एनर्जी पर, है ना। और उस एनर्जी का प्रोडक्शन हम कर सकते हैं कहाँ से, इसी मेथनॉल से। सो इंडिया के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए भी एक बड़ा माइलस्टोन होने वाला है कि हमने इंडिया में इसको स्टार्ट कर दिया कि हम नेचुरली क्या करेंगे, मेथनॉल प्रोडक्शन करेंगे, CO2 कैप्चर कर लेंगे। कंपनीज वगैरह में बहुत सारा कोयला जलता है, डीजल जल रहा है फैक्ट्रीज में, कार्स में, व्हीकल्स में, वहां से यूज कर लेंगे। और हाइड्रोजन बहुत सारा पानी में है, हमारे एनवायरनमेंट में भी, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज हैं, उनमें से हाइड्रोजन भी एक गैस है, तो वहां से यूज कर लेंगे। सो दिस विल बी अ मीन्स एक बड़ा हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है ये। और इससे हम एनवायरनमेंट को, क्लाइमेट चेंज को, ग्लोबल वार्मिंग को, लोगों को जो एयर पोल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसमें हम बड़े लेवल पर काम कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं। सो these were two topics which we have discussed. So we will meet again with another topics. So तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।